आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत मैं एक ऐसे दृश्य से करना चाहती हूँ जो शायद रोंगटे खड़े कर दे। ओह, रोंगटे खड़े कर दे। ऐसा क्या है इस दृश्य में? देखिए, आमतौर पर जब हम मिलिट्री की पासिंग आउट परेड के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बहुत ही साफ सुथरी तस्वीर आती है ना। मतलब शानदार वर्दियां, हवा में गूंजती बैंड की धुन और एक बहुत ही औपचारिक शपथ ग्रहण। हाँ बिल्कुल, एकदम अनुशासित और गर्व से भरा हुआ माहौल होता है। सही कहा। लेकिन जरा एक अलग दृश्य की कल्पना कीजिए। एक सैनिक की ट्रेनिंग का आखिरी दिन है, उसे दुनिया की सबसे घातक स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनना है। लेकिन शपथ लेने के लिए उसे कोई कागज या धार्मिक किताब नहीं दी जाती। उसके हाथ में सिर्फ एक चाकू थमा दिया जाता है। और फिर उसे क्या करना होता है? उसे खुद उस चाकू को पत्थर पर घिसकर धारदार बनाना होता है, फिर अपना ही अंगूठा काटना होता है और अपने उस बहते हुए खून से जल, थल और नभ में अंतिम सांस तक देश की रक्षा करने की कसम खानी होती है। अरे बाप रे, ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जो स्रोत आज हमने जांचे हैं उनके मुताबिक भारतीय नौसेना के एलीट मार्कोस कमांडो बनने की अंतिम मुहर कुछ इसी तरह लगाई जाती है। मतलब ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो साफ कर देता है कि इसके बाद उस व्यक्ति का जीवन उसका अपना नहीं रह जाता। एकदम सही। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार यही है। हमारे पास YouTube पर राज शामानी के साथ पूर्व मार्कोस कमांडो प्रवीण तेवतिया का एक बहुत ही विस्तृत पॉडकास्ट इंटरव्यू है और उनके जीवन पर आधारित एक सारांश लेख भी मौजूद है। जी, और इन स्रोतों के जरिए हमारा मकसद सिर्फ एक वीर सैनिक की शौर्य गाथा सुनाना नहीं है। हम उस अमानवीय ट्रेनिंग के पीछे के मनोविज्ञान को समझेंगे। हाँ, और साथ ही 26/11 के ताज हमले की उस जमीनी हकीकत को भी टटोलेंगे जो टीवी कैमरों की पहुंच से बहुत दूर थी। बिल्कुल। और देखिए, स्रोतों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सिस्टम पर सवाल उठाती हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हम किसी भी सरकारी एजेंसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ उन बातों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं जो तेवतिया ने अपने इंटरव्यू में बताई हैं। हाँ, ये जरूरी है कि श्रोता ये समझे कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस प्रक्रिया से जिसे मार्कोस की ट्रेनिंग कहा जाता है। मैंने पढ़ा कि एक बैच में 150 से 200 लोग होते हैं और पहले ही हफ्ते में 50 लोग बाहर हो जाते हैं। हाँ, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है 10 मीटर की ऊंचाई से पानी में छलांग लगाना। 10 मीटर? ओह, मतलब लगभग 33 फीट? बिल्कुल। और जब कोई इंसान उतनी ऊपर से नीचे देखता है तो उसे पानी की सतह नहीं बल्कि सीधे कंक्रीट का बेस दिखाई देता है। कंक्रीट का बेस? पानी कंक्रीट जैसा कैसे हो सकता है? विज्ञान के नजरिए से देखें तो यह कोई साधारण स्विमिंग पूल डाइव नहीं है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर पानी का जो सरफेस टेंशन होता है वो एक ठोस दीवार की तरह काम करता है। अच्छा, मतलब अगर शरीर सीधे पानी से ना टकराए तो चोट लग सकती है? चोट नहीं, जान जा सकती है। अगर कूदते समय शरीर बिल्कुल सीधा नहीं है, हाथ जरा भी खुल गए या छाती सीधे पानी से टकरा गई तो उस इम्पैक्ट की ताकत कंक्रीट पर गिरने के बराबर होती है। छाती पर अचानक इतना जोरदार दबाव पड़ता है कि हार्ट अटैक तक आ सकता है। अरे बाप रे, मतलब सिर्फ एक छलांग में मौत का सीधा जोखिम। और जो लोग इसे पार कर लेते हैं उनके लिए अंडर वाटर ब्रीदिंग टेस्ट होता है। वो तो मुझे और भी डरावना लगा। हाँ, वो जो 10 मीटर गहरे टैंक वाला टेस्ट है ना। जी, टैंक में 4 लोगों को भेजा जाता है, लेकिन चारों के बीच ऑक्सीजन मास्क सिर्फ एक होता है। मतलब ये कैसे संभव है? इस टेस्ट की पूरी रूपरेखा ही इंसानी पैनिक रिस्पांस को ट्रिगर करने के लिए बनाई गई है। 30 मिनट तक उन चारों को पानी के अंदर एक ही मास्क साझा करना होता है। मतलब एक व्यक्ति सांस लेगा और बाकी 3 अपनी सांस रोक कर रखेंगे। बिल्कुल। फिर वो मास्क दूसरे को दिया जाएगा। और देखिए, ये फेफड़ों की क्षमता का परीक्षण है ही नहीं। जब किसी इंसान को सांस नहीं आती है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हाँ, इंसान पैनिक करने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है। एकदम सही। यह परीक्षण केवल ये मापता है कि ऑक्सीजन की उस भयानक कमी में भी क्या वो सैनिक शांत रहकर अपनी बारी का इंतजार कर सकता है या अपना होश खो बैठता है। ओह, और ये तो महज शुरुआत है। असली परीक्षा तो वो है जिसे स्रोतों में हेल वीक कहा गया है। 80 घंटे, मतलब लगातार 80 घंटे तक बिना सोए शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेलना। हाँ, शरीर पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग और शरीर का संपर्क ही टूट गया हो। और सबसे हैरानी की बात जो मुझे लगी वो ये थी कि जब ये 80 घंटे पूरे होते हैं तो उनसे एक लिखित परीक्षा ली जाती है और उसमें पूछा क्या जाता है
भारत का प्रधानमंत्री कौन है? सुनने में अजीब लगता है ना? बहुत अजीब। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी इंसान को 104 डिग्री का बुखार हो और वो मैराथन दौड़ते हुए कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहा हो। क्या इसका मकसद सिर्फ शरीर को तोड़ना है? नहीं, इसका मकसद शरीर से कहीं ज्यादा दिमाग की संरचना को हैक करना है। मेडिकल साइंस के अनुसार 80 घंटे बिना सोए रहने पर इंसान के दिमाग का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो तार्किक सोच और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, वो लगभग शटडाउन हो जाता है। अच्छा, मतलब इंसान एक तरह की अचेतन अवस्था में चला जाता है? बिल्कुल। ऐसे में ये आसान सा सवाल इसलिए पूछा जाता है ताकि देखा जा सके कि जब शरीर पूरी तरह हार मान ले, तब भी क्या उस सैनिक का अवचेतन मन काम कर रहा है? युद्ध के मैदान में यही अवचेतन इच्छा शक्ति इंसान को जिंदा रखती है। उस इच्छा शक्ति को तोड़ने की किस हद तक कोशिश की जाती है, इसका एक खौफनाक वाकया तेवतिया की ट्रेनिंग के दिनों का स्रोत में मिलता है। किसी छोटी सी गलती पर रात के 12 बजे इंस्ट्रक्टर ने पूरी क्लास को मैदान में खड़ा कर दिया। और सजा क्या थी, वो भी तो देखिए। हाँ, सजा ये थी कि 75 किलो का जो अस्पताल वाला बड़ा सा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसे कंधे पर उठाकर स्क्वाट्स यानी उठक बैठक करने हैं। उफ, इस सजा के पीछे का मनोविज्ञान और भी गहरा था। इंस्ट्रक्टर्स ने साफ कह दिया था कि जो हार मानकर खुद को एक अपमानजनक शब्द कहकर खुद को कायर बोल देगा, उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा और वो जाकर सो सकता है। हाँ, लेकिन 20 में से सिर्फ 4 लोग टिके रहे, जिनमें प्रवीण तेवतिया भी शामिल थे। उनका कहना था कि गर्दन काट लो, मारना है मार दो, लेकिन ये शब्द मुंह से नहीं निकलेगा। यहीं पे एक आम सैनिक और एक मार्कोस के बीच की रेखा खिंचती है। वो शारीरिक परीक्षा थी ही नहीं, 75 किलो का वजन उठाना सिर्फ एक बहाना था। मतलब वो ईगो को चेक कर रहे थे। करेक्ट। इंस्ट्रक्टर देखना चाह रहे थे कि असहनीय पीड़ा के बीच कौन अपने आत्मसम्मान को टूटने नहीं देता। जब शरीर जवाब दे देता है, तब केवल ईगो ही इंसान को खड़ा रखता है। ये जो मानसिक कवच हेल वीक में तैयार किया जाता है, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत जमीन पर नहीं बल्कि पानी के अंदर पड़ती है, जिसके लिए मार्कोस जाने जाते हैं। समुद्र की अथाह गहराइयां। अंडर वाटर कॉम्बैट को लेकर हमारे दिमाग में हॉलीवुड फिल्मों ने बहुत से भ्रम पाल रखे हैं। हाँ, फिल्मों में दिखाते हैं कि गोताखोर पानी के अंदर एक दूसरे पर गोलियों की बारिश कर रहे हैं। लेकिन असलियत तो यह है कि पानी के अंदर AK-47 जैसी बेहतरीन बंदूकें भी काम नहीं करती। सच में? मतलब गोली चलती ही नहीं है? इसके पीछे सीधा सा भौतिक विज्ञान है। AK-47 एक गैस ऑपरेटेड राइफल है। जब गोली चलती है तो जो गर्म गैस पैदा होती है, वही गैस राइफल के मैकेनिज्म को पीछे धकेलती है। इसे रिकॉइल कहते हैं। अच्छा। लेकिन पानी के अंदर वो गैस तुरंत ठंडी हो जाती है, इसलिए सिर्फ एक गोली चलेगी और मैकेनिज्म वहीं जाम हो जाएगा। और दबाव के कारण वो एक गोली भी मुश्किल से 10 या 15 मीटर तक ही जाती है। पानी इतना सघन होता है कि गोली की सारी काइनेटिक एनर्जी एक झटके में खत्म हो जाती है। तो फिर वहां लड़ते कैसे? वहां बंदूकों की जगह माइंस और खास तरह के अंडर वाटर एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। हथियार तो फिर भी इंसान के बनाए हुए हैं। पानी के अंदर तो प्रकृति के नियम भी सैनिक को कुचलने के लिए तैयार बैठे होते हैं। 300 मीटर नीचे जाने की प्रक्रिया तो अंतरिक्ष यात्रा जितनी जटिल लगती है मुझे। बिल्कुल सही तुलना की आपने। अगर हम सोचे तो अंतरिक्ष में वैक्यूम इंसान के शरीर को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र की गहराई में वो अथाह दबाव इंसान को एक खाली कैन की तरह कुचलने की कोशिश करता है। सही कहा। 300 मीटर की गहराई पर शरीर पर लगभग 36 बार का दबाव होता है। ये सामान्य दबाव से 36 गुना ज्यादा है। कोई भी गोताखोर सीधे नीचे नहीं जा सकता। इसमें 12 से 15 दिन का समय लगता है। और इसके लिए डीकम्प्रेशन चेंबर का इस्तेमाल किया जाता है ना? हाँ, अगर कोई व्यक्ति उस गहराई से अचानक ऊपर सतह पर आ जाए तो उसके खून में घुली हुई गैसें अचानक फैलने लगेंगी। जैसे एक गुब्बारे को पानी के बहुत नीचे ले जाकर छोड़ दें तो ऊपर आते आते दबाव कम होने के कारण वो फट जाएगा। इंसान का शरीर भी सचमुच उसी तरह अंदर से फट सकता है। ये कल्पना ही डरा देने वाली है। और इन गहराइयों में एक और खामोश हत्यारा छिपा होता है, नाइट्रोजन नार्कोसिस। ये समुद्र के सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक जालों में से एक है। ज्यादा दबाव के कारण जब नाइट्रोजन गैस भारी मात्रा में शरीर में घुलने लगती है तो ये दिमाग के नर्व सिग्नल्स को बाधित कर देती है। मतलब इसका असर किसी नशे जैसा होता है? बिल्कुल, बहुत तेज नशे जैसा। व्यक्ति अपना होश खो बैठता है। कई गोताखोर तो गहरे पानी में अपना ऑक्सीजन मास्क ये सोचकर उतार देते हैं कि वे मछलियों की तरह सांस ले सकते हैं। अरे बाप रे! 2007 में कोचीन में प्रवीण तेवतिया के साथ ऐसा ही एक जानलेवा हादसा हुआ था। 18 फीट पानी के नीचे उनके ब्रीदिंग बैग से ऑक्सीजन कट हो गई और उनके फेफड़ों में सिर्फ प्योर नाइट्रोजन जाने लगी। पानी के अंदर ही वो बेहोश हो गए। उस स्थिति में मेडिकल प्रोटोकॉल भी काम नहीं आते। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जब उन्हें बाहर निकाला गया तो शरीर नीला पड़ चुका था। अस्पताल ले जाने का समय ही नहीं था।
उनके इंस्ट्रक्टर ने बिना समय गवाए एक लकड़ी उनके मुंह में डाली और जबड़ा खोला। इस प्रक्रिया में उनके दांत तक टूट गए और वहीं जमीन पर 30 मिनट तक लगातार छाती पर हैमरिंग करते हुए सीपीआर दिया। 30 मिनट तक सीपीआर, एक मृतप्राय शरीर में जान फूंकने की ये जद्दोजहद साबित करती है कि एक कमांडो को पल पल प्रकृति से लड़ना होता है। वैसे इन्हीं गहराइयों ने उन्हें एक गौरवशाली क्षण भी दिया। 2006-07 में एएसआई की टीम के साथ उन्होंने समुद्र में डूबी हुई पौराणिक द्वारका नगरी को आधिकारिक रूप से खोजने के लिए गोताखोरी की थी। हाँ, 15-20 मीटर नीचे जाकर उन विशाल ईंटों और खंभों को खोजना ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बड़ा पल था। लेकिन इतिहास के पन्ने सिर्फ गौरव से नहीं भरे होते, उनमें कुछ बहुत गहरे घाव भी छिपे होते हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही एक गहरा घाव है 26/11 का मुंबई आतंकवादी हमला। प्रवीण तेवतिया के अनुभवों से जो तस्वीर सामने आती है वो टीवी स्क्रीन्स पर दिखाई गई तस्वीर से बहुत अलग है। सही कहा, ये कोई आम आतंकवादी हमला नहीं था। हमलावरों की रणनीति बहुत ही सोची समझी और हाई लेवल मिलिट्री ग्रेड की थी। हाँ, उन्होंने बड़ी पैर रणनीति का इस्तेमाल किया था, यानी दो की जोड़ी में हमला। सीएसटी, नरीमन हाउस, ट्राइडेंट, लियोपोल्ड और ताज, हर जगह ये जोड़ी एक दूसरे को कवर फायर दे रही थी। और ये टैक्टिक्स तो दुनिया भर में केवल स्पेशल फोर्सेस ही इस्तेमाल करती हैं ना? बिल्कुल, वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। और दूसरी तरफ तेवतिया के अनुसार हमारा सिस्टम पूरी तरह से बिखरा हुआ था, खुफिया तंत्र में कोई तालमेल नहीं था। लेकिन मुझे एक बात पर बहुत हैरानी होती है, जब मार्कोस की टीम अंदर गई तो इतने हाई प्रोफाइल ऑपरेशन का ढांचा क्या था? सबसे खौफनाक सच यही है कि कोई ढांचा था ही नहीं। मार्कोस टीम एक ब्लाइंड ऑपरेशन के तहत अंदर गई थी। न को पीएमओ से कोई स्पष्ट आदेश था, न रक्षा मंत्रालय से। मतलब उस अनजान होटल का कोई नक्शा या ब्लूप्रिंट भी नहीं था उनके पास? नहीं, कम्युनिकेशन सेट भी गायब थे। और जो बुलेट प्रूफ जैकेट उन्हें दी गई थी वो केवल 9 mm पिस्तौल की गोली रोक सकती थी, जबकि आतंकियों के पास AK-47 थी। ओह, ये तो किसी को भी आक्रोश से भर सकता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे आप दुनिया के एक बेहतरीन सर्जन को बिना रोशनी वाले कमरे में, बिना एनेस्थीसिया और जंग लगी चाकू के साथ ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए भेज दें। बिल्कुल सही तुलना की आपने। देश की सबसे एलीट फोर्स को बिना सही गैर के अंधेरे में भेज दिया गया, और उस अंधेरे को और गहरा कर दिया उस वक्त की लाइव टीवी रिपोर्टिंग ने। ओह, वो रिपोर्टिंग जिसमें एक पत्रकार ने अंदर फंसे हुए एक सांसद से बात करके लाइव टीवी पर बता दिया था कि 100 से ज्यादा वीआईपी लोग एक हॉल में फंसे हैं। हाँ, जो आतंकवादी पहले होटल के गुंबद को उड़ाने की योजना बना रहे थे, उन्हें अचानक टीवी के जरिए एक नया लक्ष्य मिल गया। इसी अफरा तफरी के बीच प्रवीण तेवतिया एक अंधेरे कमरे में पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उन्हें AK-47 की सेफ्टी कैच खुलने की वो खौफनाक क्लिक की आवाज सुनाई दी। और अगले ही पल अंधेरे में गोलियों की बौछार शुरू हो गई। एक गोली उनके कान के पास से गुजरी, मांस का लोथड़ा लटक गया, खून बहने लगा। ऐसी स्थिति में वो 80 घंटे की ट्रेनिंग काम आती है शायद। उन्होंने अपना कवर लिया, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि जो बड्डी या साथी उन्हें कवर देने के लिए पीछे था, वो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें छोड़कर भाग चुका था। वो अकेलापन, अंधेरा, बहता हुआ खून और अपना ही साथी भाग खड़ा हुआ। तब तेवतिया ने अपना आखिरी दाव खेला और आतंकियों की तरफ एक ग्रेनेड फेंका। लेकिन किस्मत देखिए, वो ग्रेनेड फेंका ही नहीं ना। हाँ, वो एक डड ग्रेनेड निकला। सैन्य उपकरणों की गुणवत्ता पर यह एक बड़ा तमाचा था। और विडंबना देखिए, बाहर खड़ी उनकी अपनी ही टीम ने यह सोचकर कि तेवतिया मारे जा चुके हैं, कमरे में टीयर गैस फेंक दी। ओह, जो इंसान पहले से तड़फ रहा है, उस गैस ने उसके फेफड़ों को जलाना शुरू कर दिया। जब वे जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे तो आतंकियों ने सीधा बर्स्ट फायर किया। 4 गोलियां और लगीं। एक गोली उस नाकारा बुलेट प्रूफ जैकेट को फाड़ते हुए सीधे छाती के आर पार हो गई। उनका फेफड़ा बाहर आ गया था। अस्पताल का जो मंजर स्रोत बताते हैं वो रूह कंपाने वाला है। जब डॉक्टरों ने उनकी ड्रेस को कैंची से काटा तो छाती से खून फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। डॉक्टरों का कहना था कि 1 मिनट की भी देरी होती तो शरीर का सारा खून बह जाता। 19 दिन तक वे आईसीयू में मौत से लड़ते रहे। लेकिन असली लड़ाई तो अस्पताल से बाहर आने के बाद शुरू हुई। जब वो डिस्चार्ज हुए तो उनकी जेब में सिर्फ 101 रुपए थे। सरकार या नेवी ने उन्हें घर जाने के लिए गाड़ी तक नहीं दी। जिस इंसान ने 100 लोगों की जान बचाने के लिए छाती छलनी करवा ली, उसे धक्के खाते हुए खुद घर लौटना पड़ा।
और जब वो अपनी यूनिट पहुंचे तो जो हुआ वो सबसे ज्यादा दर्दनाक था। उनके अधिकारी ने क्या कहा था उनसे? अधिकारी ने कहा, तुमने ग्लोरी रोक दी। अगर तुम ताज के अंदर मर जाते तो हमारी यूनिट को और ज्यादा सम्मान और मेडल मिलते। ये एक संस्थागत ढांचे का बहुत ही क्रूएल चेहरा है। मतलब एक मशीनरी के लिए एक शहीद सैनिक काम का होता है, लेकिन एक घायल सैनिक सिर्फ बोझ बन जाता है। बिल्कुल। इसका असर उनके करियर पर भी पड़ा। फेफड़े डैमेज होने के कारण डाइविंग का जो डिप मनी मिलता था, करीब 3,000 रुपए, वो बंद कर दिया गया। प्रमोशन रोक दिया गया। जूनियर कुर्सियों पर बैठते और उन्हें दरी पर बिठाया जाने लगा। कोई साधारण इंसान टूट जाता, लेकिन यहीं पर मार्कोस की वो मानसिक मजबूती दिखती है। उन्होंने जो बाउंस बैक किया वो चिकित्सा विज्ञान को चुनौती देने वाला था। बिल्कुल। फटे और फेफड़ों के साथ उन्होंने मैराथन दौड़ी। और सिर्फ मैराथन नहीं, वे साउथ अफ्रीका गए और वहां जाकर आयरन मैन ट्रायथलॉन पूरी की, जिसमें किलोमीटरों तक तैरना, साइकिल चलाना और लगातार दौड़ना होता है। ऐसा करने वाले वे भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में पहले इंसान बने और आज वे व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि शहीद या घायल सैनिकों के बच्चों के लिए हर स्तर पर शिक्षा, चाहे वो IIT हो या IIM, मुफ्त होनी चाहिए। और गैलेंट्री अवार्ड सिर्फ पत्नी को नहीं बल्कि माता-पिता को भी मिलना चाहिए, क्योंकि असली त्याग उन बूढ़े माता-पिता का ही होता है। इस पूरे सफर को देखें तो असली मानसिक मजबूती की परिभाषा ही बदल जाती है। असली मजबूती केवल गोलियां खाना नहीं है, बल्कि अपनों के ताने सुनकर, सिस्टम से उपेक्षित होकर भी उठना और जीतना है। बिल्कुल। एक योद्धा सिर्फ हथियार से नहीं, अपनी अजेय इच्छा शक्ति से लड़ता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक ऐसे विचार पर आकर रुकते हैं जो शायद हम सबको लंबे समय तक बेचैन रखेगा। अगर हमारी सुरक्षा व्यवस्था केवल व्यक्तिगत बलिदानों पर टिकी है, अगर सब कुछ दांव पर लगाने वाले नायकों को अंत में 101 रुपए देकर उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, तो जब अगली पीढ़ी के युवा इन कहानियों को सुनेंगे, तो क्या वो स्वेच्छा से उस मातृभूमि के लिए अपना खून बहाने आगे आएंगे, जो खून बहने के बाद उन्हें एक बोझ समझकर भूल जाती है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एक समाज के रूप में हमें खोजना ही होगा। और इसी कड़वे लेकिन जरूरी विचार के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है यह कहानी आपके जहन में भी कुछ नए सवाल छोड़कर जाएगी।